हेलो गाइस। इस वीडियो में हम नेचर ऑफ हिस्ट्री को देखेंगे। इससे पहले यूनिट 3 की एक वीडियो हो चुकी है और उसमें हमने मीनिंग ऑफ हिस्ट्री एंड डेफिनेशंस ऑफ हिस्ट्री को देखा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचर ऑफ हिस्ट्री। इसमें पहला पॉइंट है हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल सही बात है। जो हिस्ट्री है वो मानवों का अध्ययन है। किस तरह से विभिन्न कालों में मानव ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, क्या क्या उसने प्रयास किए। एंडेवर का मतलब होता है प्रयास करना, अचीवमेंट इन उपलब्धि। और विभिन्न कालों में मानव ने किस तरह से अपनी सभ्यता का विकास किया। उस विकास से रिलेटेड जितनी भी फैसिनेटिंग और जितनी भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं वो सब हमें हिस्ट्री के द्वारा पता चलती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री एक्सप्लेन्स द प्रेजेंट। अब हम सभी ने पिछली वीडियो में ये पढ़ा कि जो हिस्ट्री है वो पास्ट इवेंट को बताती है। जब हिस्ट्री पास्ट इवेंट को बताती है तो प्रेजेंट को कैसे एक्सप्लेन करती है, तो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। आज हम जो भी ट्रांसपोर्ट के इतने मॉडर्नाइज्ड साधन जो हम देखते हैं वो सभी क्यों हुए, तो उसके लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। अगर आदि मानव ने पहिए का आविष्कार ना किया होता तो आज के जो ट्रांसपोर्ट के साधन देखते हैं वो भी ना होते। तो कहने का सेंस ये है कि जो प्रेजेंट है वो किससे विकसित हुआ है, प्रेजेंट पास्ट से ही इवॉल्व हुआ है, पास्ट से ही विकसित हुआ है। इस तरह से जो हमारी हिस्ट्री है हम बोल सकते हैं कि वो प्रेजेंट को एक्सप्लेन करती है। थर्ड पॉइंट है हिस्टोरिकल इवेंट आर कॉन्टीन्यूस एंड कोहेरेंट। कि जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं वो कॉन्टीन्यू होते हैं और कोहेरेंट यानी युक्ति संगत होते हैं, लॉजिकल एक मतलब सिस्टमाइज्ड होते हैं, क्रम में होते हैं। इस तरह से जो प्रीवियस इवेंट है वो प्रेजेंट इवेंट का कारण होता है। जैसे अगर हम देखें जो हमारे नेशनल मूवमेंट हुए, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरह के जो मूवमेंट हुए, क्विट इंडिया मूवमेंट, वो क्यों हुए? क्योंकि 1857 में एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसने लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना का विकास किया, यूनिटी और जो डेमोक्रेसी है इसकी इम्पोर्टेंस, तो इन सब वैल्यूज़ को लोगों के अंदर डाला, जिससे लोगों ने और बड़े स्तर पर लोग सामने आए और नेशनल मूवमेंट जैसी चीज़ें हमें देखने को मिली। तो कहने का सेंस ये है कि जो हमारे प्रेजेंट इवेंट होते हैं वो हमारे प्रीवियस इवेंट का ही रिजल्ट होते हैं, यानी कॉन्टीन्यूटी होती है। सभी हमारे जितने भी क्रियाकलाप हैं उनके बीच में कॉन्टीन्यूटी होती है। फोर्थ पॉइंट है हिस्ट्री इज़ एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट। की जो हिस्ट्री है वो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में एक डायलॉग है। हम सभी ने इतिहास को नहीं देखा, पास्ट को हम सभी ने नहीं देखा, लेकिन जितने भी हिस्टोरियंस हैं वो सभी क्या करते हैं कि पास्ट के किसी एक एपिसोड का, पास्ट के किसी एक पोर्शन को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं और वो रियलिटी के और नज़दीक आ जाते हैं उस डिस्कवरी में कोई भी इंफॉर्मेशन को ऐड करके या फिर कोई भी इंटरप्रिटेशन को ऐड करके। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो हिस्ट्री है वो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में एक डायलॉग है। इन डिस्कवरीज़ के लिए, इन इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करने के लिए हमें प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज का सहारा लेना पड़ता है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे कि क्या प्राइमरी सोर्स है और क्या सेकेंडरी सोर्स है। फिफ्थ पॉइंट है हिस्ट्री इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द पास्ट विद इंटेंशन ऑफ प्रेडिक्टिंग फ्यूचर। की हिस्ट्री जो है ना वो पास्ट की इंटरप्रिटेशन है लेकिन फ्यूचर की तैयारी में, फ्यूचर की तैयारी। ठीक है, अब कैसे? तो इसको एक एग्जांपल लेते हैं कि जो चर्चिल हैं, ब्रिटिश के जो पीएम हुए, उन्होंने बोला उस टाइम के ब्रिटिश इंडिया के कम्युनल सिचुएशंस को देखते हुए, सांप्रदायिक सिचुएशंस को देखते हुए, कि एक दिन इस देश में स्ट्रीम ऑफ ब्लड बहेगी, कि रक्त की धाराएं बहेंगी। तो उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी। तो उन्होंने जो भविष्यवाणी कैसे की? क्योंकि उन्होंने देखा, उन्होंने जो हमारे सांप्रदायिकता है उसके पास्ट को देखा और फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर दिया। उस प्रेडिक्ट करने का मतलब है उसका अनुमान लगा लिया और ऐसा ही हुआ। भारत में जब बंटवारा हुआ तो बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हुए। तो जो हमारा पास्ट है वो हमें हेल्प करता है हमारी आज की मॉडर्न डिप्लोमेसी को सिलेक्ट करने में और जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उनको डिटरमाइन करने में। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट है हिस्टोरिकल फोर्सेस आर लीनियर एज वेल एज साइक्लिक। कि जो हमारे हिस्टोरिकल फोर्सेस होते हैं वो लीनियर भी होते हैं और साथ के साथ वो साइक्लिक भी होते हैं। पहले इसका लीनियर व्यू देख लेते हैं। लीनियर व्यू कहता है कि जो हिस्ट्री है वो एक स्ट्रेट लाइन है जो अननोन पास्ट से प्रेजेंट में गुजरते हुए
हमें अननोन फ्यूचर की तरफ लेकर जाती है। वहीं हमारा जो साइक्लिक व्यू है वो ये कहता है कि जो हिस्ट्री है वो एक साइकिल की तरह मूव करती है, एक साइकिल में मूव करती है, और इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम, हमारी कोई भी सिविलाइजेशन हुई, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उसके बाद वो डेवलप करेगी, वो इंक्रीज़ होगी, वो एराइज करेगी, उसके बाद वो एक पीक पर पहुंच जाएगी। पीक पर पहुंचने के बाद कुछ ऐसा उसमें चेंजेस होंगे, कुछ ऐसे उसमें बदलाव आएंगे कि वो फिर से डाउन होती चली जाएगी और अपने ज़ीरो जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी वहीं पर आकर वो समाप्त हो जाएगी। यानी राइज और फॉल सभी कल्चर्स में हमें देखने को मिले, चाहे वो इंडस वैली हो, हड़प्पा हो, कोई भी हम इस्लामिक या यूरोपियन कोई भी चीज़ ले लें, हम कुछ भी ले लें कि एक चीज़ स्टार्ट होती है, राइज होती है, बढ़ती है और वो पीक पर पहुंचकर, लेकिन उसमें कुछ ऐसा घटित होता है कि वापस से वो डाउन 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 और वापस वहीं पर आ जाते हैं जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी। तो इसलिए बोला जाता है जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं पर आ गए, इट मीन्स वो साइक्लिक है। जो हिस्ट्री है वो इनकम्प्लीट है। हम में से कोई भी हिस्ट्री को पूरी तरह से नहीं जानता। हम सभी सिर्फ क्या कर रहे हैं कि कुछ मेथड्स का सहारा लेकर हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशंस हम जुटा सकते हैं उनको जुटा रहे हैं। अब इसमें मेथड्स कि किस मेथड का हमें यूज़ करना ये बहुत ज़रूरी है। मेथड इसमें हिस्टोरिकल मेथड जैसे एग्जाम्पल हो गया, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ों के बीच में अंतर जानना ज़रूरी है हमारे लिए। पहला है एक्चुअल हिस्ट्री, सेकंड इज़ नॉन हिस्ट्री। फर्स्ट इज़ एक्चुअल हिस्ट्री, सेकंड नॉन हिस्ट्री। एक्चुअल हिस्ट्री होती है जो भी हमारे इतिहास में हुआ, जो भी घटित हुआ किसी भी प्लेस, किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, वो एक्चुअल हिस्ट्री है। बट वो हिस्ट्री अपने पीछे क्या सबूत छोड़ कर गई, क्या एविडेंस छोड़ कर गई, वो नॉन हिस्ट्री है। लाइक कुछ ऐसे इंसान मतलब देखने को मिले होंगे कि जिन्होंने 1947 की जो हमारी आज़ादी का टाइम था वो देखा होगा, तो लेकिन ये लोग हद से ज़्यादा लोग 101 साल तक जी जाते हैं। उसके बाद तो सबको मरना है और सबकी मेमोरी लॉस हो जाती है। तो कहने का सेंस ये है कि उस एक्चुअल हिस्ट्री, जो हमारी एक्चुअल हिस्ट्री है, कुछ ऐसे लोग जो आई विटनेस्ड हों, उनके जिन्होंने वो डायरेक्टली उससे कनेक्टेड हो, वो नॉन हिस्ट्री हो जाते हैं। पर नॉन हिस्ट्री एक्चुअल हिस्ट्री से बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये लोग ज़्यादा जी नहीं पाते। हद से ज़्यादा लोग 101 साल तक जी पाते हैं, उसके बाद लोगों को मरना है और उनकी मेमोरी भी लॉस हो जाती है। तो जो अगर हम देखें एरिया नॉन हिस्ट्री का बहुत कम होता है और एक्चुअल हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा। हिस्ट्री चेंजिंग है, हिस्ट्री स्टेटिक नहीं है। हम सोचते हैं कि हिस्ट्री है, फैक्ट तो फैक्ट है, लेकिन हिस्ट्री चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल कि चर्चिल को माना जाता था पहले कि वो अपने टाइम का बहुत बड़ा शासक था, बहुत महान शासक था, लेकिन आज के लोग ये मानते हैं कि चर्चिल तो बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं था, बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं था, वो बहुत क्रूर था। कहने का सेंस है लोगों के व्यू बदल गए। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हिस्ट्री चेंजिंग है, वो चेंज होती रहती है। ठीक है। और इसमें ये भी लाइन गिवन है कि अगर हम किसी को एक पॉपुलर फिल्म दिखा दें तो भी उस व्यक्ति का जो एटीट्यूड है, उस व्यक्ति का जो उसके बारे में अवेयरनेस है हिस्टोरिकल पास्ट के बारे में, वो चेंज हो सकती है। तो इस तरह से हिस्ट्री का जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंटेंट्स ऑफ हिस्ट्री एट एलिमेंट्री लेवल। हम सभी को पता है कि 1 to 5th में जो हम अप टू 5th क्लास तक जो ईवीएस है वो जो हिस्ट्री है वो ईवीएस का ही एक पार्ट है, ईवीएस का ही कंपोनेंट के रूप में हम बच्चे को पढ़ाते हैं। इसमें ये जो ईवीएस का रोल होता है वो सिर्फ इतना होता है कि वो अपनी सोसाइटी, अपने परिवार और अपने बारे में बच्चों को अवेयर कराती है, इंटीग्रेट करती है चीज़ों के साथ। नेक्स्ट कि जब बच्चा इससे आगे के स्टेज में बढ़ता है, जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड और अर्ली एडोलेसेंस की तरफ बढ़ता है, तो उसके अंदर कुछ क्वालिटेटिव चेंजेस आने लग जाते हैं। वो प्याजे की कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है और धीरे धीरे वो एब्स्ट्रैक्ट और मल्टी डायमेंशनली थिंकिंग करना शुरू कर देता है। वो बहुत सारे डाटा के बीच में, मल्टीपल सेट ऑफ डाटा के बीच में और चीज़ों में डिफरेंस करके वो कंपैरेटिव एनालिसिस करने लग जाता है। और ये एनालिटिकल जो प्रोसेसेस हैं, जैसे मल्टी डायमेंशनली थिंकिंग करना, रैशनली थिंकिंग करना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना, कंपैरेटिव स्टडी करना, ये सभी बच्चे की स्टडी और बच्चे की अटेंशन को चैलेंज करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। 6th to 8th क्लास में जो हिस्ट्री है उसका जो कंटेंट है वो इंडियन सोसाइटी पर फोकस करता है और बच्चे को अपनी देश के डेवलपमेंट के बारे में और वर्ल्ड में हमारे देश का क्या रोल है उसके बारे में कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू देता है। इसमें जो बच्चा है वो अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर में किस तरह से उसको वाइजली डिसीजन लेने हैं उसके लिए प्रिपेयर बनाता है।
और बच्चे के अंदर एक कैपेसिटी को डेवलप करता है, जिससे बच्चे क्या सही है क्या गलत है इस चीज़ के बारे में डिफरेंस करना सीखते हैं। और इससे आगे जो बच्चे की स्टडी है, जो हिस्ट्री का कंटेंट है, वो ऐसा होता है कि हर साल में बच्चा हमारी हिस्ट्री के क्रोनोलॉजिकल स्पैन को, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में जितने भी इवेंट्स हुए हैं, पास्ट इवेंट्स हुए हैं, उन सभी के बारे में स्टडी करता है। अब नीचे क्लास 6th 7th और 8th में हिस्ट्री में क्या क्या कंटेंट सीबीएसई ने करिकुलम में सम्मिलित किया हुआ है, उन सभी के बारे में बताया कि जैसे फर्स्ट चैप्टर व्हेन वेयर एंड हाउ है, सेकेंड अर्लीस्ट सोसाइटी, इस तरह से। तो ये सब आप खुद देख लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ द हिस्ट्री इन सोशल साइंस। सोशल साइंस में हिस्ट्री की क्या भूमिका है। अगर हम इसका एक बर्ड्स आई व्यू लें तो हम सभी को पता है एट मैक्रो लेवल कि जो सोशल साइंस है वो सोसाइटी और ह्यूमन रिलेशनशिप से डील करता है और हमें हमारी सोसाइटी और ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में एक डिज़ायर्ड नॉलेज देता है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये बच्चों को प्रिपेयर करता है, उनकी देश की जो प्रोग्रेस है, उनकी सोसाइटी की जो प्रोग्रेस है, किस तरह से वेलबींग है उनकी सोसाइटी की, तो और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने देश के प्रति, उन सभी को वो फुलफ़िल करता है। और ये बच्चों को प्रिपेयर करता है कि वो अपने जो ऐसे आइडियाज़ हैं, ऐसे इवेंट्स हैं जिन्होंने चेंज लाया है हमारे ह्यूमन सोसाइटीज़ में, और जो हमारी ह्यूमन सोसाइटीज़ को की कॉन्टिन्यूटी को जो मेंटेन करते हैं ऐसे फैक्टर्स, उनको बच्चे अप्रिशिएट कर पाएँ। If this is the concern of social science, now how does the teaching of historical happening contribute to studying the human society and its relationship? कि जो हम हिस्टोरिकल हैपनिंग, हिस्टोरिकल इवेंट्स को बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो कैसे ह्यूमन सोसाइटी और उसकी रिलेशनशिप की स्टडी करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, कि जिन हिस्टोरिकल इवेंट्स को पढ़ा रहे हैं वो किस तरह से हमारे बच्चों को ह्यूमन सोसाइटी के बारे में बता रहे हैं। तो कैसे ये काम हो रहा है। फर्स्टली हम सभी को पता है कि हम एक स्मॉल प्लेस में रह रहे हैं और टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक जो हमारे डिस्कवरीज़ है उनकी वजह से हमारा जो एरा है वो ग्लोबलाइज्ड बन चुका है, और इस अर्थ पर रहने के लिए म्यूचुअल गुडविल और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना, चाहे वो बड़े राष्ट्र हों चाहे वो छोटे राष्ट्र हों, बहुत ज़रूरी है। इसलिए सभी की कॉमन डिज़ायर है कि हम सब एक दूसरे को जानें, और एक दूसरे को जानने का जो प्रोसेस होगा, इसमें जो हिस्ट्री है वो अपने महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी, इस नीड को वो फुलफ़िल करेगी। सेकेंडली कि जो हमारी इट इज़ लॉजिकल टू ट्रीट हिस्ट्री अ टेम्पोरल कन्वास अगेंस्ट विच द फैक्ट लर्न इन अदर सब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज। कि हिस्ट्री जो है ना एक कैनवस की तरह काम करती है, ठीक है, और जिस पर बाकी अदर सब्जेक्ट क्या होते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं। मतलब हिस्ट्री तो सबका एक बेस है, क्योंकि हिस्ट्री सबसे रिलेटेड है। हमारे जो हिंदी है, हमारा जो हिंदी का साहित्य है उसकी हिस्ट्री है, ठीक है, ज्योग्राफी उसकी हिस्ट्री है, मतलब हिस्ट्री सभी से रिलेटेड है। तो हिस्ट्री तो एक बेस है, उसका कैनवस की तरह काम करती है, और बाकी सारे सब्जेक्ट उसके ऊपर डिज़ाइन किए जाते हैं। थर्ड है कि टीचिंग ऑफ हिस्ट्री डेवलप एथिकल वैल्यूज़, कि जो हम हिस्ट्री को टीच करते हैं तो वो मोरल वैल्यूज़ को, क्या सही है क्या गलत है, और हमारे बच्चों के अंदर पैट्रियोटिज्म को, देशभक्ति की भावना को, और एक प्राइड का जो सेंस है अपने कल्चरल हेरिटेज के बारे में, हमारी पास्ट की जो ग्लोरी है, इन सभी चीज़ों से, इन सभी वैल्यूज़ को बच्चे के अंदर डेवलप करती है। फोर्थ पॉइंट है टीचिंग ऑफ हिस्ट्री कैन जनरेट इन स्टूडेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ स्टडिंग द डीड्स ऑफ ग्रेट मैन। कि जो हमारे महान व्यक्ति हुए, उन्होंने जो महान कार्य किए, उन सभी के बारे में हिस्ट्री हमारे बच्चों को बताती है। फिफ्थ है हमारा हिस्ट्री जो है वो हेल्प करती है बच्चों को अंडरस्टैंड करने में हाउ पीपल in other time and place have grappled with fundamental questions of truth, justice and personal responsibility and ponder over how we deal the same issue today। कि पहले के टाइम में किस तरह से जो लोग थे वो सच को, वो न्याय को, वो जस्टिस को, जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको हैंडल करते थे, उनको कैसे ग्रैपल करते थे, और आज हम कैसे करते हैं। तो इस चीज़ को भी हिस्ट्री हमारे बच्चों को बताती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंड द पास्ट। जो हिस्ट्री है वो हमें वैल्यूएबल थिंग्स हम बताती है हमारे बारे में, और जो अदर्स हैं उनके बारे में। हिस्टोरियंस जो हैं वो पास्ट को रिट्रीव करते हैं, यानी पुनर्जीवित करते हैं, और हमारे सामने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन हमारे सामने शेयर करते हैं। तो वो
कैसे पास्ट को रिट्रीव कर रहे हैं, कैसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कैसे एनालिसिस कर रहे हैं। और हम सभी के सामने पास्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में तो है नहीं, तो क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं। अब जब हमारे सामने पास्ट सॉलिड फॉर्म में नहीं है तो हमें पास्ट को जानने के लिए सिर्फ एक सोर्स काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें मल्टीपल सोर्सेज का सहारा लेना पड़ता है। फिर उनका कंपैरेटिवली हम उनकी स्टडी करते हैं, उसके बाद हम किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं और उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम अपना फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी 1857 के अगर हम कॉजेज़ की बात करें, तो इसका कोई एक सिंगल सोर्स तो अवेलेबल है नहीं जो जेन्युइनली डिस्क्राइब कर दे इसके कॉजेज़ को। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज पर डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे लेटर्स कि लोगों के बीच में क्या क्या लेटर उस टाइम पर पब्लिश हो रहे थे, न्यूज़पेपर, बुलेट्स और बुक्स कौन कौन सी रिटर्न हुई, इंटरव्यूज़, एक्सपर्ट, इस तरह से हमें बहुत सारे सोर्सेज को देखना पड़ता है। Similarly, historians are people who investigate the past and take a lot of things into consideration, like the ancient historical records written by the ancient people from time to time, use of टेक्नोलॉजी लाइक रेडियो। भाई जैसे जो भी वो हिस्टोरियंस हैं, जब वो पास्ट को इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो जो भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, हिस्टोरी जैसे बुक्स हो गई या फिर जो हमारी आज की तकनीक है जैसे रेडियो कार्बन तकनीक हो गई, इन सभी की मदद से एज जो पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट है, स्ट्रक्चर, इंस्क्रिप्शन है, उसकी एज क्या है उसको हम बता सकते हैं। और मतलब इन सब चीज़ों को यूज़ करके जो हिस्टोरियंस हैं वो हमारे पास्ट को रिट्रीव करते हैं। ये सभी जो ऊपर चीज़ें बताई गई कि ऐसे ऐसे होता है, इतनी सारी स्टडी करते हैं, इस तरह से हम एज निकालते हैं रेडियो कार्बन के थ्रू, ये सभी जो अप्रोच हैं, ये सभी जो तरीके हैं, एक्सरसाइज हैं, सभी ये हिस्टोरिकल अप्रोच के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? हिस्टोरिकल अप्रोच के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। भाई जो हमारे हिस्ट्री को जानने के सोर्सेज हैं वो अलग अलग हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, कि अवेलेबिलिटी के बेसिस पर हमारे हिस्ट्री को जानने के क्या क्या सोर्स हैं। पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। इसके 3 टाइप हैं। पहला मोन्यूमेंट फाइंडिंग, कि जो भी बिल्डिंग्स हैं, जो इमेज हैं या जो फिगर्स हैं, जैसे टेराकोटा फिगर्स हो गई, पॉटरी है, इन सभी की स्टडी करके हम उस टाइम पीरियड के बारे में जान सकते हैं। सेकंड है न्यूमिस्मैटिक एविडेंस। न्यूमिस्मैटिक एविडेंस यानी सिक्के, कि सिक्कों पे भी किस राजा की तस्वीर है, उसमें सिक्के में डेट और टाइम लिखा होता है कि कब की बात हो रही है, इस तरह से। एपिग्राफिक इंक्लूड मतलब इंस्क्रिप्शन, जैसे अशोक के इंस्क्रिप्शन हो गए, पिलर इंस्क्रिप्शन, रॉक इंस्क्रिप्शन, इस तरह से ये क्या क्या चीज़ें उन्होंने इंस्क्रिप्शंस पर लिखवाई हैं, तो उस टाइम पीरियड की हमें नॉलेज मिल जाती है। सेकंड है लिटरेरी सोर्स, कि मतलब इसमें ये भी 3 तरह का है। पहला है रिलीजियस लिटरेचर, जैसे वेदास, एपिक्स, पुराण हो गए, बुद्धिस्ट लिटरेचर हो गया, जो किसी एक धर्म से रिलेटेड है। सेक्रेड पवित्र या फिर धार्मिक लिटरेचर। सेकंड हम बोल सकते हैं सेक्युलर या फिर नॉन रिलीजियस, कि वो किसी पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड नहीं है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, प्राइवेट लिटरेचर और ऑफिशियल लिटरेचर। प्राइवेट लिटरेचर के अंदर आएगा ड्रामा, नॉवेल, पोयम, ठीक है, ग्रामर, इस तरह की चीज़ें जो एक किसी विधा है ना, होती है ना हिंदी में विधाएं, उन सभी से रिलेटेड हैं, या फिर जैसे मेडिसिन, आर्ट, इन सभी से। सेकंड है ऑफिशियल लिटरेचर में भाई जो उस टाइम पर क्या क्या डिस्पैचेस आए, क्या क्या ऑफिशियल ऑर्डर्स आए, क्या क्या कोर्ट के लॉज थे, इस तरह से। और हमारा थर्ड है इसके अंदर फॉरेन टेस्टिमोनी, कि जो बाहर के फॉरेनर्स थे उन्होंने क्या क्या लिखा हमारे देश के उस टाइम पीरियड के बारे में। मेगास्थनीज हो गया, फायान हो गया, इस तरह से। और थर्ड है ओरल ट्रेडिशन। देखो, फर्स्ट है आर्कियोलॉजिकल, सेकंड है लिटरेरी और थर्ड है ओरल ट्रेडिशन में हम मतलब मुँह ज़ुबानी में बहुत सारी चीज़ें याद है कि हमारी दादी ने हमको सुनाई वो कहानियाँ, इस तरह से, और उनको भी उनके पूर्वजों ने सुनाई। सेकंड जो हमारा डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है वो है एविडेंसेस के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। इसमें 2 चीज़ें आएंगी, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं? प्राइमरी सोर्स का मतलब है कि डायरेक्टली वो बंदा उससे डायरेक्टली, उस इवेंट से डायरेक्टली रिलेटेड है, उसने आंखों देखा वर्णन करता है वो उन चीज़ों का, आई विटनेस है वो इन चीज़ों की। कि जैसे पार्लियामेंट में जो
प्रोसीडिंग हो रही है तो जो क्लर्क वगैरह है वो वहीं बैठ के प्रोसीडिंग देख के उसको लिख रहा हो, इस तरह से। ऑफिशियल पेपर्स हो गए, ऑटोबायोग्राफीज़ हो गई, ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं जो डायरेक्टली उसको विटनेस कर रही हो, डायरेक्टली उस चीज़ से कनेक्टेड हो, वो प्राइमरी सोर्स हैं। सेकेंडरी सोर्स क्या है कि इसमें बंदा डायरेक्टली उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, वो उस सीन से जो एक्चुअल में हो रहा है उससे बहुत दूर बैठा है, उसका आई विटनेस भी वो नहीं है, लेकिन वो क्या करता है कि जिन लोगों ने उस प्रोसीडिंग को लिखा वो उनका यूज़ करता है, ठीक है। मतलब प्राइमरी सोर्सेज का यूज़ करते हैं सेकेंडरी सोर्सेज में। प्राइमरी सोर्सेज में जो भी लिखा गया है, जो भी हुआ है, उसको सेकेंडरी सोर्सेज में एज अ सोर्स यूज़ किया जा सकता है। जैसे बुक्स हो गई, उस टाइम पीरियड में बुक हमने तो लिखी नहीं, लेकिन आज हम उस बुक को पढ़ रहे हैं और उस टाइम पीरियड के बारे में हम पता लगा रहे हैं, तो वो सेकेंडरी सोर्स हो गया। अब है गाइडलाइंस फॉर हिस्टोरिकल अप्रोच। इसमें देखो, जो हिस्टोरिकल एविडेंस होते हैं उसके अंदर जो हिस्टोरिकल डाटा है उसको हम क्रिटिसिज्म के प्रोसेस के थ्रू हम उसको डिराइव्ड करते हैं, उसको निकालते हैं। अब क्रिटिसिज्म हम उसकी समीक्षा करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, पहला एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, सेकंड इंटरनल क्रिटिसिज्म। जो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है वो ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस को बताता है कि किस तरह से ये हमारे लिए प्रमाणिक है और शुद्ध है। अब देखो, एक्सटर्नल नाम से ही पता लग रहा है, तो इसमें हम उस पर्टिकुलर जो हमारा हिस्टोरिकल डाटा है या हिस्टोरिकल एविडेंस है उसकी बाहरी किस तरह की बनावट है उस चीज़ को देखेंगे कि जैसे उसकी हैंड राइटिंग कैसी है, उसके अंदर उसकी स्क्रिप्ट कैसी है, स्पेलिंग मिस्टेक है या नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन कैसा किया गया है, उसमें किस तरह की नॉलेज अवेलेबल है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म के अंदर आती हैं। इंक पेपर कैसा यूज़ किया गया, इंक किस तरह की है, ये सब चीज़ें। इंटरनल क्रिटिसिज्म के अंदर आता है हिस्टोरिकल रिलायबिलिटी। अब इसमें क्या देखेंगे हम कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो कितनी सही है। मतलब इसमें पर्टिकुलरली हम उस हिस्टोरिकल डाटा के अंदर घुसेंगे, इंटरनल भाग को देखेंगे, उसके आंतरिक भाग को देखेंगे कि जो इसमें इन्फॉर्मेशन दी वो सही भी है या एवं ही हमारे सामने कुछ भी इन्होंने लिख दिया, कुछ भी डाटा हमारे सामने लिख दिया। तो ये होगा हमारा इंटरनल क्रिटिसिज्म, कि इसमें कोई बायसनेस तो नहीं है, ये ऑनेस्ट रिव्यू तो है उस टाइम का या नहीं, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग हम सभी को पता है कि बच्चों को एक ऑर्गेनाइज्ड मैटर देता है और बच्चों की जो रिटेंशन पावर है अगर वो कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू पढ़ते हैं तो वो बढ़ती है। एक पावरफुल टूल है बच्चे के कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को हाई करने में, ठीक है। और ये सिर्फ लर्निंग टूल नहीं है बल्कि एक इवेल्युएशन टूल भी हम इसको बना सकते हैं। अब किस तरह से हम कॉन्सेप्ट मैप को बनाते हैं, बिल्ड करते हैं। सबसे पहले हमारा एक मेन आइडिया होता है, मेन आइडिया से हम स्टार्ट करते हैं और मेन आइडिया ऐसा होना चाहिए कि जो एक फोकस्ड क्वेश्चन हो या फिर जिस चीज़ को हम सॉल्व करना चाहते हैं हम उसी को मेन आइडिया के रूप में लिख सकते हैं। सेकंड होता है सब ऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट, कि उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लिखेंगे। फिर फिनिश बाय कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट एंड क्रिएटिंग लिंक फ्रेजेस एंड वर्ड्स। उसके बाद हम एरोज और लिंक क्रिएट करके हम उसके बारे में जितनी भी कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को दर्शाते हैं। यहाँ पर एक दिया गया है जैसे कॉजेज ऑफ पीपल रेबल एंड आफ्टर 1857। तो यहाँ पे कॉजेज को दिए गए हैं कि सिपोय म्यूटिनी थी, नवाब और राजा लोस्ट अथॉरिटी। तो जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी अथॉरिटी को लॉस कर दिया कि उसके कोई बेबी नहीं हुआ, नाना साहेब। पीजेंट्स एंड सिपोय, जो हमारे सिपाही थे, किसान थे। सोशल रिफॉर्मर का क्या रोल था। तो यहाँ पर पहले कॉज पीपल रिबिलियन इन 1857, ये तो हमारा मेन हेडिंग हो गई। उसके बाद हमारी सबऑर्डिनेट हेडिंग हो गई 4, इसके बारे में ये हमारे कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट हो गए। तो इस तरह से हम किसी मैप को बना सकते हैं और इससे जो बच्चा है वो अच्छे से चीज़ों को समझ सकता है, एक ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।